1993 के मुंबई के ब्लास्ट के बाद भारत में आतंक का चेहरा बदल दिया। हालांकि इस पूरे ब्लास्ट के बाद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक चुनौती खड़ी थी। चुनौती न्यायपालिका के सामने कि आखिर इनके पीछे छुपे सभी उन दरिंदों को सामने कैसे लाया जाए, उनको सजा कैसे दिलाई जाए। हालांकि इसका माकूल जवाब भारत सरकार ने भी दिया और न्यायपालिका ने भी दिया। लेकिन हाल ही कैसा रहा पूरा ये सफर, 22 साल इसको हो चुके हैं और अब जबकि याकूब मेनन को फांसी भी मिल चुकी है, इस बारे में ज्यादा जानकारी जानते हैं हमारे साथ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम साथ है। नमस्कार सर, दूरदर्शन का स्वागत है। सबसे पहले सवाल तो जिस प्रकार से ये केस पूरा चला, 1993 का ब्लास्ट हुआ, लोगों के भावना से जुड़ी थी, लेकिन उसके बाद जब सरकार ने काम किया, 10,000 पेज की चार्जशीट बनाई आपने, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कई सारे आरोपियों को खड़ा कर दिया, एक विटनेस की लंबी फहरिस्त लगी थी। और जब ये केस शुरू हुआ, जब आपने ये केस लिया, तो इसका माहौल कैसे था? देखिए, मुझे आज भी वो दिन याद है कि 12 मार्च 93 में हमारे देश में पहली बार ऐसी घटना हुई थी कि एक ही वक्त में अलग अलग जगह 12 जगह बॉम्ब स्फोट हुए थे। आरडीएक्स जो पहली बार इतना बड़ी मात्रा में भारत में जो आर्मी एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया था, और जैसे ही मुझे बंबई पुलिस ने यहाँ न्योता दिया कि आप ये केस संभालो, मैं जलगांव से यहाँ केस में आया, तो मैंने देखा कि ये बॉम्ब ब्लास्ट, आज मैं कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ कि एक न्यूरेनबर्ग ट्रायल से भी ये बड़ी ट्रायल चली थी। हमने करीबन 700 विटनेसेस एग्जामिन किए और 100 के ऊपर जो आसपास जो 150 आरोपी के खिलाफ ये ट्रायल चलाई। फिर बाद में 123 आरोपी के खिलाफ ये ट्रायल चली और उसमें से 100 आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया। मैं मानता हूं कि इस ट्रायल को बहुत वक्त लगा, लेकिन जो गुनहगार की जो उनकी तरफ से एक कोशिश की, ये ट्रायल लंबी खींचना चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने K2 ऑपरेशन चलाया था, K फॉर कश्मीर एंड K फॉर खालिस्तान, उसी तरह से मैं कह रहा हूं, बहुत कंपेल से कह रहा हूं कि डिफेंस टीम ने भी एक D2 ऑपरेशन चलाया था कि D फॉर डिले एंड D फॉर डिरेल द ट्रायल। कोशिश उनकी नाकाम हमने कर दी। आखिर आरोपी को दोषी कर पाया था, जिसमें प्लांटर भी दोषी हुए और जिसमें साजिशकर्ता भी दोषी हुए। जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें सबसे पहला एग्जीक्यूशन अगर देखा जाए तो याकूब मेनन का रहा है। हालांकि याकूब मेनन का रोल इसमें काफी महत्वपूर्ण माना गया था जब आप दलील पेश कर रहे थे कोर्ट के सामने भी। किस प्रकार से याकूब मेनन का रोल इस पूरे केस में रहा है? देखिए, ये ऐसा एक शख्स था कि जो उसके भाई के साथ बॉम्ब स्पॉट के पहले ही बंबई भाग के चला गया, दुबई में चला गया था। और हमारे पास इतना सबूत, पुख्ता सबूत था कि उसके दावे पर आज मैं कह सकता हूं कि बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी साजिश दुबई में हुई थी, जिसमें टाइगर था, दाऊद था, याकूब था और पाकिस्तान के 2-3 शख्स थे। वो शख्स कौन थे, इसके बारे में हमें जो जानकारी मिली थी, जो हमने गवाह एग्जामिन किए, जिनको माफी का गवाह बना गया था बाद में, उन्होंने कहा कि वो शख्स ऐसे थे कि जिनकी वजह से हम दुबई से 1 तारीख छोड़ के हम पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हमारे पासपोर्ट को एग्जामिन नहीं किया गया और वैसे हमें अंदर चलाने गए। इससे बात साफ जाहिर थी कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लोग थे। ये 2 हमारे पास माफी के अहम गवाह। और इसके बावजूद जो बंबई पुलिस ने यहां आफ्टर एक्सप्लोजन जो हमें हैंड ग्रेनेड्स, अनएक्सप्लोडेड हैंड ग्रेनेड्स मिले, वो RJ-69 हैंड ग्रेनेड थे। और हमारी जब हमने ये RJ हैंड ग्रेनेड कहां से पैदा हुए, तो हमें जो जानकारी मिली, जो ऑफिशियल तौर पर जानकारी मिली कि ऑस्ट्रिया ये पहले RJ हैंड ग्रेनेड 69 बनाता था, फिर बाद में उन्होंने ये टेक्निक नो पाकिस्तान को भेजा था। ये हमारे पास रिटर्न प्रूफ था। दूसरी बात जो थी, जो हमें टाइगर मेमन माहिम के घर के नीचे जो कार्ड बॉक्सेस मिले जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट का काम किया गया था, उसमें लिखा था वाह कैंटोनमेंट। वाह कैंटोनमेंट यानी पाकिस्तान में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसमें वाह कैंटोनमेंट, जो रैपर्स थे उस पर लिखा था वाह कैंटोनमेंट। कई सबूत हमें मिले थे। और जो आज जो झूठ बात कह रही थी कि याकूब की वजह से हम पाकिस्तान का नकाब दूर किया, पर्दाफाश किया, ये बिल्कुल गलत है। यही सवाल पूछना चाहता था मैं आपसे कि लोग जो है, एक गुट कह रहा था लोगों का कि याकूब मेनन ने तो सरेंडर किया है, अगर सरेंडर किया है तो उसको कुछ ना कुछ रियायत देनी चाहिए। दूसरी बात ये भी कह रहे थे कि हालांकि याकूब मेनन की वजह से कुछ ना कुछ जो है जवाब सरकार को, एजेंसी को मिले हैं, कुछ पुख्ता जानकारी मिली है, उस बेसिस पे उसको कहीं ना कहीं थोड़ी रियायत देनी चाहिए। ये कहां तक बात सही है? देखिए, मुझे दुख इस बात का होता है कि आज भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं
कि हर कोई क्रिमिनल का किसी ना किसी वास्ते ग्लोरिफिकेशन हो। ये इसी का एक तरीका है। जिस साहब ने ये आर्टिकल लिखा था कि जिस आर्टिकल के वजह से आज जो हमारे समाज में जो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सरेंडर हुआ था, वो एक रॉ में भूतपूर्व अधिकारी थे। वो 94 में रिटायर हुए थे और उसके बाद 2007 में जब याकूब को फांसी हुई, उस बात उन्होंने आर्टिकल लिखा, लेकिन आर्टिकल पब्लिश नहीं किया। फिर 2015 जब याकूब की फांसी की तारीख मुकर्रर हो गई, तब पब्लिश किया। क्या चाहते थे वो? एक आज हमारे, मैं दुर्भाग्य से ये बात कहूंगा कि आज कई हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिटायर होने के बाद कुछ ऐसे बातें लिखते कि वो चाहते कि सनसनी पैदा हो। क्यों चाहते, कैसे चाहते, गवर्नमेंट क्या करती, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन उनका भी रिपोर्ट एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट है। वो जो अधिकारी थे, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखा था, वो तो अभी यहां जिंदा नहीं है, मुझे पता चला है। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन क्या उन्होंने रिपोर्ट में सच कहा था? उन्होंने कहा था सरेंडर हुआ था। पहला सवाल, याकूब ने कोर्ट में कभी कहा नहीं कि मैं सरेंडर हुआ। याकूब खुद ऑन ओथ एविडेंस दर्ज कर सकता, उसने एविडेंस दर्ज नहीं किया, डॉक्यूमेंट नहीं किए, तो कहां से उसने मदद की, कहां से सरेंडर हुआ? पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई गुनहगार शरण आता है तो क्या कानून उसको रहम करता है? बिल्कुल नहीं। आज दुर्भाग्य से कई लोग कहते हैं कि वो सरेंडर इज मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस। मैं उन तमाम लोगों को सवाल आपके द्वारा करना चाहता हूं कि अगर कोई गुनहगार बहुत संगीन जुल्म करे और कहे कि मेरा जुल्म हटा दीजिए, मुझे कम सजा दो, दाऊद इब्राहिम कहेगा कि मेरा जुल्म, मुझे तो सरेंडर आता, मुझे बहुत रिपेंटेंस हो रहा है, कई साल कई गुनाह करने के बाद अगर वो बात कहता है तो कानून मान लेगा? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। तो ये सरेंडर की थ्योरी, इससे कानूनी कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बनाई गई है, लोगों के, एक आम आदमी के मन में अविश्वास पैदा कर दिया गया। दूसरी बात एक है, ये रमन साहब जो थे, जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखा जिसके आधार पर चल रही बात, वो क्या कहते हैं कि भाई याकूब शरण आना चाहता था, इसलिए सलाह करने के लिए काठमांडू आ गया। अपने रिश्तेदार वकीलों से बातचीत की और उनको सलाह मिली कि नहीं, सरेंडर नहीं आना है। वापस जाने लगा। कहां जाने लगा? पाकिस्तान जाने लगा। जैसे वो काठमांडू एयरपोर्ट पे आया, जैसे कराची का फ्लाइट पकड़ रहा था, उसी वक्त नेपाल पुलिस ने उसको गिरफ्त में। फिर सरेंडर की थ्योरी कहां से आई? वो सरेंडर आना ही नहीं चाहता था, वापस जाना चाहता था, लेकिन बात से बात बढ़ा दी और इस तरह से माहौल आम आदमी के मन में पैदा कर दिया। क्या सरेंडर आया था? क्या उसने कानूनी जानकारी? अभी जो उसने हेल्प की जो बात कही जाती है, सरकार को हेल्प की, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हेल्प की? ऐसा कोई कानून नहीं, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट नहीं थे। दूसरी बात है, अगर हेल्प की तो उसके बीबी को लाया, भाई को लाया, वो हेल्प नहीं है, वो तो छोड़ दिया कोर्ट ने उनको। तीसरी बात, अगर वो हेल्प करना चाहता था तो टाइगर को फंसा के काठमांडू में लेके आता था, पुलिस के हवाले कर देता था, दाऊद को फुसला फुसला कर लेके आता था और हम पकड़ लेते थे। फिर मैं मानता था कि कानून की उसने मदद की है। ये सब बात झूठ है, एक ब्रेन वॉशिंग करने का एक यशस्वी प्रयत्न, ये एफर्ट है, ये इतना ही मैं कहूंगा। हालांकि एक बात इससे भी जाहिर होती है कि चलो किसी हम मुजरिम को पकड़ते हैं, अगर एजेंसियां उसको कहती है कि हम आपको जो है कम से कम सजा दिलाने का प्रावधान करेंगे, लेकिन कानून में तो ऐसे कोई हमारे बात तो संज्ञान में नहीं है। आपके संज्ञान में होंगे तो बता दीजिए, ऐसा कुछ होगा तो। देखिए, कानून कभी मानता नहीं है। कानून ये देखता है कि इस शख्स ने क्या गुनाह किया है, क्या इस शख्स ने ऐसा गुनाह किया कि जिसे हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम कहें। कानून ये नहीं देखता कि अभी उसको रिपेंटेंस होगा इसलिए वापस आ गया। कानून ये बात जरूर ख्याल रखता है कि रिपेंटेंस इमीडिएटली आफ्टर द क्राइम है क्या। मैंने गुनाह कुछ किया है और गुनाह करके मैं पुलिस के पास चला जाता हूं, भाई मेरे से गलती होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। इतना नहीं, कई लोगों की कई सालों के बाद 93 की घटना आया, कब वो बाद में 2-3 साल के बाद आ रहा था, आया नहीं। और दूसरी बात तो यह है कि उसको किसने रोका था कोर्ट के सामने बयान देने के लिए? किसी ने रोका नहीं था। मेरे सामने तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया कि जिसके दावे पे, जिस पे आधार पर मैं कह सकूं कि याकूब सरेंडर आया था और कानून की उसने मदद की। बिल्कुल गलत है। जाहिर सी बात है। ये और एक क्वेश्चन उसमें उठता है कि याकूब के साथ 10 लोग और थे।
हालांकि उन 10 लोगों को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई और याकूब को जो है डेथ पेनल्टी दी गई। ये लोग कुछ कहते हैं कि याकूब इन्वॉल्व नहीं था या फिर उसका रोल कुछ मिनिमल था, तो आखिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों नहीं मिला? सरकार, हालांकि कोर्ट किस बारे में क्या रहा है, क्या कहना चाहता है कोर्ट? देखिए, ये एक बड़ा बुद्धिभेद का भाग है। आम आदमी को अगर तुम किसी को फंसा नहीं सकते हो तो कंफ्यूज कर दो, और ये कंफ्यूजन की मेथड है, मैं मानता हूं। क्योंकि देखिए, टाडा कोर्ट ने 12 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसमें 11 में प्लांटर्स थे जिन्होंने बॉम्ब रखे थे, और एक साजिशकर्ता याकूब मेमन को फांसी दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 लोगों की फांसी हटा दी और इसको फांसी दी। इस पर लोग सवाल खड़ा कर रहे, कभी जिन्होंने रखा बॉम्ब उनको तुम सजा कम करे, और जो साजिश में इसको, आम आदमी को लगता है अरे हाँ, ये ऐसा कैसे हुआ। लेकिन मैं कानून का विद्यार्थी हूं, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि कानून ने मानता है कि साजिशकर्ता जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्यों साजिश करता है, और साजिश के मुताबिक जो काम करते हैं ना, वो उसके सूचना के बरहुकुम काम करते हैं। जैसा आपने मूवी में देखा होगा कि मूवी का डायरेक्टर ये पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन वो अपने एक्टर्स को नचाता है, एक्टर्स उसके इशारे पर काम करते हैं। और यही वजह रहती है कि पिक्चर सक्सेस हुई या अनसक्सेसफुल हुई, ये डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है, ना बल्कि सिर्फ एक्टर को जाता है। तो कानून ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि साजिशकर्ता को कड़ी सजा चाहिए, ताकि ऐसी साजिश, घिनौनी साजिश आगे चलकर कोई नहीं गई। देखिए, जब हम सजा मांगते हैं, फांसी की सजा जब हम मांगते हैं, तो हमारा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उस गुनहगार को सजा हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज समाज में जाना चाहिए कि लाइक माइंडेड पीपल की, कि इस तरह का घिनौना काम करोगे तुम, तो तुम्हें भी यही कड़ी सजा मिलेगी। ये एक मैसेज चाहता है। उज्जवल निकम साहब के साथ हमारी बातचीत ऐसे ही चलती रहेगी। हम चलते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस पर हम बात कर रहे हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम जी से। सर, एक सवाल है कि जिस प्रकार से फांसी हुई है, लेकिन आखिरी जो 24 घंटे थे, हमने देखा कि कई सारा ड्रामा था इसमें। सुप्रीम कोर्ट जो रात को 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस की फिर से सुनवाई करने बैठी, उसके बाद जो है फैसला आया। पूरा अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं लीगैलिटीज, काफी टेक्निकल लीगैलिटीज डाली गई, तो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करते कि हालांकि इतने जल्दी आखिर फांसी देने की क्या जरूरत थी। क्या ये लीगैलिटीज अपने जिस प्रकार से रखी थी, ये सच है, उसका तथ्य और कितने ठीक है? देखिए, हमारा लीगल सिस्टम का पहला प्रिंसिपल है कि जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट इट अपीयर्स टू हैव बीन डन। क्योंकि कोई भी देश की स्थिरता 2 बात पर डिपेंड रहती है। पहली बात जो है कि आम आदमी का विश्वास उस देश के करेंसी पे होना चाहिए। दूसरी बात, आम आदमी का विश्वास उस देश की जुडिशरी, न्यायपालिका पर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि इस याकूब के फैसले में ना सिर्फ मीडिया ने यह किया था, बल्कि इस समाज के, इस देश के प्रतिथयश, जो भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, जो सोशलिस्ट हो, जो ह्यूमनिस्ट हो, कई लोग ऐसे जिनको आज डिग्नेटरीज हम कहेंगे, उन तमाम लोगों ने विचार द्वारा एक आम आदमी के मन में डाउट क्रिएट किया था। और आम आदमी को लग रहा था, क्या सचमुच इस केस में कुछ जल्दबाजी तो नहीं हो रही? आम आदमी को यह लग रहा था कि क्या निपक्षपाती उसे अपनी बाजू रखने का हक मिला है? कई पॉलिटिकल पार्टीज ने राजनीति में भी इसमें डाल दी थी। मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को दोष दूंगा। उससे क्या हो गया कि आम आदमी को ऐसा लगने लगा, क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ अन्याय तो नहीं हो रहा है। यह बात, पहली बात ध्यान में रखना। याकूब के बारे में मैं कहूंगा कि उसके खिलाफ डेथ वारंट, जिसे हम ब्लैक वारंट कहते हैं, वो अप्रैल 2015 में निकाला गया था।
जैसे राष्ट्रपति ने उसकी पहली मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी, उसके बाद रिजेक्शन के 14 दिन के बाद डेथ वारंट निकाला गया था अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई ये डेथ वारंट में तारीख लिखी गई थी। और इतना ही नहीं तो उनके रिश्तेदार को भी बताया गया था। फिर 3 महीने के बाद अचानक ये माहौल क्यों खराब हुआ? और इतना ही नहीं तो फिर वापस गवर्नर के पास मर्सी पिटीशन। मैं मानता हूं कि हर कोई मुलजिम को अधिकार है, बट क्या ये लीगल दायरे में आते हैं ये सभी चीजें? जो लीगल दायरे में आते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि न्यायपालिका को रात को क्यों उठना पड़ा। हमने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पूरी दुनिया में। मैं कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हिस्ट्री में जो पहली बार रात में अदालत भरी, उससे हमने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हर कोई व्यक्ति को न्याय मिलेगा, उसमें कोई हेस्ट नहीं है, कोई अनड्यू हेस्ट नहीं है। और इसीलिए न्यायपालिका ने रात में न्यायपालिका के दरवाजे ओपन किए गए। देखिए, आरोपी के वकील लोगों ने रात में चीफ जस्टिस को मिले, चीफ जस्टिस को दरखास्त की, चीफ जस्टिस ने मान ली, तुरंत उसकी सुनवाई की। क्या हमने एक अच्छा मैसेज दिया? कुछ गलत नहीं हुआ। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये, जब उन्होंने ये ग्राउंड कहा कि राष्ट्रपति ने भी उनकी दया की अर्जी ठुकराई, तो अभी 14 दिन चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ गया कि पहले ही तुम्हें 14 दिन तो दिए गए थे। टेक्निकलिटीज, मैं दुर्भाग्य से ये कहूंगा कि टेक्निकलिटीज का फायदा लेने का कुछ एफर्ट्स हुए थे, और वो सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट देके उस पर फुल स्टॉप कर दिया। क्या हम इसे गलत मानेंगे? बिल्कुल नहीं, ये ठीक किया, क्योंकि आम आदमी का न्यायपालिका के प्रति विश्वास और बढ़ गया। और अभी कोई इंजाम लगा सकता नहीं कि इसे कुछ अपना अपॉर्चुनिटी नहीं की, अपनी बाजू रखने का कोई हक नहीं मिला, ये कोई आरोप नहीं कर सकता। तो दुनिया के सामने हम एक अच्छी मिसाल खड़ी कर दी कि जो हमने बॉम्ब ब्लास्ट की ट्रायल ओपन कोर्ट में चलाई थी, अजमल कसाब की ट्रायल हमने ओपन कोर्ट में चलाई थी। मैं खुद इस्लामाबाद गया था। कसाब को एग्जीक्यूट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डेलीगेशन, हम 4 लोग जो गए थे, जिसमें एक मैं मेंबर था। तो वहां ट्रायल क्या चल रही है? इन कैमरा चल रही है, पता नहीं कौन सी गवाह क्या कर रहा है, क्या बात बता रहा है। लेकिन हमारी न्यायपालिका की यही सुंदरता है कि हमने ये बड़े संगीन मामले ओपन कोर्ट में चलाए। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि याकूब ने जो सरेंडर की थ्योरी, जो हेल्प की थ्योरी, मीडिया के लोग भी कोर्ट में हाजिर रहते थे, कोई मीडिया नहीं बोला। आज मीडिया लोग कई लीडिंग आर्टिकल्स लिखते हैं कि याकूब ने ऐसा किया, उधर जाके ये की मदद, किस आधार पर कहता है? मैं सिंपल एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर ये पर्सनल जानकारी से लिखते हैं कि याकूब ने इनको बताया था, अगर याकूब ने इनको बताया था, ये खुद याकूब की तरफ से क्यों गवाही देने के लिए? कई सवाल खड़े हो सकते हैं। यही सवाल है एक्चुअली मेरा आपसे। अगला सवाल तो इस बारे में था कि हालांकि हमने 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, मर्सी पिटीशन दी थी, गवर्नर को जब पूरा पत्र लिखा था, हालांकि हर एक लीगल एड जो थी, जिस देनी चाहिए, उसका यूज किया था, तो बाद में आखिर ये शक का माहौल आखिर क्यों पैदा होता है? इसको आप कैसे देखते थे? देखिए, ये शक का माहौल जो पैदा किया था और हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने रात में सुनवाई करके पूरी कर दी। अभी कोई हमारे वकील दोस्त कुछ कह रहे थे कि भाई 12-14 साल तो ये ट्रायल चली, और 14 दिन रुक जाते तो क्या होता था? एक सवाल और बेबुनियाद सवाल कर रहा था। अरे ये सवाल ये नहीं है कि कितने दिन जाना देने, फिर और लीगल कॉम्प्लिकेशन, और फिर आगे चलो। क्या मैसेज जाता है? मैसेज ये जाता है कि कानून का कहीं ना कहीं तो भी यूज होता है, कहीं ना कहीं कोई गलत इस्तेमाल तो हो रहा है। ये आम आदमी का विश्वास की बात चाहिए। इसलिए मैं चाहता था और चाहता हूं आपके द्वारा कि आम आदमी का विश्वास हमने न्यायपालिका पर बनाना रखना चाहिए, और यही हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ऐसी बात है। हालांकि आपने, जब मैं आप पे आऊंगा, ये सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, जिस बात आपने ये पहली बार जब आपने केस लिया था, जब ये केस का ट्रायल शुरू हुआ था, कई बड़े नाम थे। हालांकि हमने कहा कि 10,000 पेज की चार्जशीट थी, आपको उतना वक्त लगा पढ़ने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कई बड़े नाम भी उसमें शामिल थे। तो जब आपने इसकी पैरवी की थी, तो किस प्रकार का चैलेंज था आपके सामने? 93 में तो बंबई में मैं पहली बार आया। मैं तो एक छोटा डिस्ट्रिक्ट का आदमी हूँ, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे यहाँ अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन बंबई पुलिस ने देखा कि मैंने ये केस चलानी चाहिए, मुझे बुलाया, और जैसे मैं 4 नवंबर 93 में इसका चार्जशीट जब दर्ज किया, तब मैं कोर्ट में था, तब यही मीडिया की यही निगाह थी कि भाई ये क्यों इंपोर्ट किया गया बॉम्बे में, क्या वजह थी इनको, क्या बंबई में कोई नहीं है?
लेकिन बंबई पुलिस कमिश्नर वहां जो भी जवाब दिया होगा वो दिया होगा, मेरा किसी ताल्लुक नहीं था। और उस दिन ये तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं थे, 40-50 फ्लैश गन मेरे पर लखलखाट कर रही थी, फ्लैश हो रहा था। मुझे लगा कि कोई मैं देश का पंतप्रधान नहीं तो हूं। और इस तरह से जो एटमॉस्फेयर, देखिए मैं कुछ कहता हूं, हमेशा कहता हूं, जो प्रामाणिक विचार, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा तो हर उसे सक्सेस उसके पास चुनौती आती है। और मैं भगवान के विश्वास से मैं ये कहूंगा कि आज मैंने कई ट्रायल चलाए, मैंने देखा कि कोई निर्दोष आदमी, गेटवे ऑफ इंडिया झवेरी बाजार 2003 में एक 17-18 साल की लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी, उसके माता पिता भी मुस्लिम थे, लड़की का कोई दोष नहीं था, साजिश में उसको शामिल पुलिस का चार्जशीट था, मैंने कोर्ट में कहा इसको छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया गया। अफरोज जो अलकायदा का टेररिस्ट था जिसको पोटा पुलिस ने लगाया था, मैंने कहा कि ये पोटा लगता नहीं क्योंकि उसके एक्ट रेटोक पे सलाना कहीं हुई नहीं, कहीं मीडिया ने ये नहीं कहा कि भाई उज्जवल जी आपने अच्छा काम किया। मुझे दुख इस बात का है कि आज पॉजिटिविटी काम करने वाले लोग कई हैं, तो हमने समाज के सामने पॉजिटिव एंगल भी आना है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जात धर्म के रहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति ने मुलजिम के बाद में संगीन आरोप के बाद राजनीति करना छोड़ना चाहिए। लेकिन इस राह पे चलते हुए जिस प्रकार से आपने केस लिया था, कई सारे बड़ी हस्तियां उसमें नाम थी, किसी प्रकार का दबाव आपके सामने नहीं आया, कोई चैलेंज नहीं आया? दबाव का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मेरा जन्म जो हनुमान जयंती का जन्म है, तो मुझे नहीं लगता कि देखिए तुम कितने अच्छे हो, but you must realize the realities and you must be down to the ground. तुम डाउन टू अर्थ हो गए तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कहीं प्रॉब्लम, दिक्कत आती है। कई बार लोगों का कुछ हमारे बारे में कहना होगा तो मुझे मालूम नहीं है, पर मैं साफ कहता हूं कि मेरा दिल बिल्कुल खुला रहता है। अगर मुझे लगता है कि अबू सालेम को देखो, अबू सालेम के खिलाफ तो मैंने ट्रायल चलाए, उसको आजीवन कारावास हो गई, लेकिन जब भी कोर्ट में जाता हूं वही अबू सालेम अभी भी देखते हुए मुझे खड़ा होकर मुझे नमस्कार करता। ये खौफ नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट है। और हर कोई ट्रायल जब मैं चलाता हूं, उस ट्रायल में हर कोई गुनहगार के मन में मेरे बारे में हमेशा मैं रिस्पेक्ट पैदा करता हूं। मैं उसके खिलाफ लड़ता हूं, मैं उसके खिलाफ दलील पेश करता हूं, फिर भी वो रिस्पेक्ट वो गुनहगार मुझे देते। इसका मतलब उनको भी मालूम है कि मैं मेरा काम कर रहा है, उनके खिलाफ, व्यक्तिशः खिलाफ मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं। सर आपने कई सारे ट्रायल लड़े हुए, हालांकि अगर हम बात करें आतंकवादी हमलों की बात करें, जिस प्रकार से 1993 वाला हो गया, उसके बाद 2011 कसाब का आपने ट्रायल रन किया था, और इसके बीच दौरान भी कई सारे ऐसे हादसे हुए थे, शक्ति मिल गैंगरेप भी हुआ था। लेकिन अगर टेररिस्ट हादसे की मुख्य तौर पर बात करें तो जिस प्रकार से स्पेशल और फास्ट ट्रैक कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हालांकि आपने इसका पूरा प्रक्रिया देखी है किस प्रकार से कोर्ट में चलती है, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे हमले होते हैं तो उसकी न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में हालांकि कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजन करने चाहिए? देखिए, मैं मानता हूं कि ये बड़े जो मामले हैं उसको डिले कई बार हो जाता है, और डिले की वजह से लोग कहते हैं कि भाई इतने साल तो जेल में रहते हैं और इतनी कड़ी सजा क्यों। इसलिए हमारे कानून में संशोधन करना जरूरी है, टाइम लिमिट ये इस ट्रायल को रखना जरूरी है। और जो अभी 93 के बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें 257 लोग मर चुके थे, कई लोग इंजर्ड हुए थे, तो हमें तो ये प्रूव करना था कि 257 लोगों की मृत्यु कैसे प्रूव करें। पोस्टमार्टम, डॉक्टर्स, इंजर्ड, पंचनामे, 50 विटनेसेस और डैमेजेस, सर्वेयर्स रिपोर्ट, कई डिफेंस ने एडमिट नहीं किए, कोई आरोपी ने एडमिट नहीं किया। हालांकि हमें विटनेस को बुलाना पड़ा, एग्जामिन करना पड़ा। कसाब के ट्रायल में मैंने फॉर्मल विटनेस के ऑन एफिडेविट एविडेंस दर्ज किए, और मैंने क्रॉस के लिए डिफेंस के, तो मैंने एक देखा जरूर है, कई बार आरोपी के वकील साहब लोग फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स एडमिट नहीं करते। नतीजा ये होता है कि हमें एग्जामिन करना पड़ता, उससे भी वक्त लगा। इसलिए कानून में संशोधन होना चाहिए, और कैसे प्रावधान ये जल्द से जल्द, ऐसे जो देश की सुरक्षता के बारे में जो ट्रायल्स है उसको जल्द से जल्द निपटाने के लिए टाइम लिमिट चाहिए, फिक्स चाहिए, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में चाहिए, इस प्रकार का सुधार जरूर चाहिए। तो सुधार ये मेरी मन की बात आपने बताई, सुधार तो जरूरी, जाहिर सी बात है कि चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से न्याय प्रक्रिया काम भी करती है, जिस प्रकार से हमने देखा अभी सुप्रीम कोर्ट रात को भी खुली और रात को अपना फैसला सुनाया, जिस प्रकार से काम करती है, आपको लगता है कि लोगों का विश्वास जो है न्यायपालिका पर बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, न्यायपालिका आज हमारा अटल विश्वास का स्थान है, और न्यायपालिका होने के कारण ही आज आम आदमी का विश्वास ये पूरी डेमोक्रेसी पर है। लेकिन न्यायपालिका ने भी ये सोचना होगा, देखना होगा कि विश्वास भी बरकरार रहे।
कई बार ऐसे किस्से होते हैं जिससे लोगों के मन में एक आशंका पैदा हो जाती है, और इसलिए न्याय व्यवस्था की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये मैं तो कहूँगा सबसे उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आम आदमी का विश्वास किस तरह से बरकरार रखें। इस बात एक आखिरी सवाल से पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये पूरा जो ट्रायल हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि अब याकूब मेनन को फांसी हुई है, बाकी लोग जो है जेल में है, लेकिन जो बड़े इसमें मुजरिम थे, जो बड़े चूहे हालांकि अभी भी बाहर है, तो टाइगर मेनन की हम बात करें, दाऊद की अगर बात करें, उनको पकड़ने के लिए किस प्रकार से व्यूह रचना करनी चाहिए और क्या करना चाहिए कि अब ये भी जो है पकड़ में आ जाए? आप चूहे भी कहते हैं, टाइगर भी कहते हैं, और देखिए कैसे पकड़ना, क्या पकड़ना, ये सरकार का दृष्टिकोण है, इससे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मुझे एक विश्वास है कि एक दिन वो जरूर आएगा कि जिस दिन पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि इस तरह से किसी भी सर्प को पालना बहुत गलत है, क्योंकि आखिर वो विष ही उगते हैं। पया पानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम, एक संस्कृत कपलेट है जिसका मतलब है कि अगर तुम भुजंग को पालते रहोगे तो कब न कब तुम्हें दंश करता है क्या। और देखना यह है कि पाकिस्तान को यह वस्तुस्थिति कब ध्यान में आती है। जाहिर सी बात है। हमसे बात करने धन्यवाद उज्ज्वल साहब।